देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर अर्थात व्याकरण तथा उसके साथ ही साथ हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या है अर्थात वाक्य किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं हम ग्रामर या व्याकरण किसे कहते हैं। तो किसी भी भाषा के शुद्ध लिखने, बोलने तथा पढ़ने की व्यवस्थित पद्धति को हम ग्रामर या व्याकरण कहते हैं। ग्रामर अर्थात व्याकरण के पिता कौन है? देखिए, सन 1745 में लिंडले म्यूरे ने अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित कुछ पद प्रस्तुत किए जिसके कारण इन्हें हम इंग्लिश ग्रामर के पिता कहते हैं। अब बात करते हैं फादर ऑफ इंग्लिश अर्थात अंग्रेजी के पिता किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी के पिता हम जेफरी चौसर को कहते हैं। शेक्सपियर, देखिए फादर ऑफ पोएट जो है वो है इंग्लिश के, उन्हें हम विलियम शेक्सपियर को मानते हैं। अब बात करते हैं हम कि ग्रामर के लिए कुछ पद क्या दिए गए। तो देखिए, सभी सभी भाषाओं के लिए एक निश्चित वर्णमाला दिया गया अर्थात कुछ अक्षर दिए गए जिसके आधार पर हमने इंग्लिश व्याकरण की रचना की। तो देखिए, लेटर्स, किसी भी वाक्य के सबसे छोटी इकाई को हम लेटर्स कहते हैं, या इंग्लिश वर्णमाला जो होता है वह 26 अक्षरों का होता है जिसे हम लेटर या अक्षर कहते हैं। अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं, लेकिन शब्द उसे कहेंगे जो एक पूर्ण अर्थ दे। जैसे एंट, एंट में सीटी होता है, अगर उसी मीनिंग को हम अगर इधर उधर कर दें अर्थात NTA कर दे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो दोज लेटर्स, द ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नोन एज वर्ड विच गिव अ क्लियर सेंस, अर्थात अक्षरों का वह समूह जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकले उसे हम शब्द कहते हैं। फिर बात करते हैं हम कि शब्दों के समूह को वाक्य या सेंटेंस कहते हैं जो एक पूर्ण अर्थ दे। वाक्यों के समूह को हम पैराग्राफ अर्थात पद्य या गद्य कहते हैं। अगर कविता होगा तो पद्य होगा अर्थात पोयम होगा तो पद्य होगा, और अगर हिस्ट्री होगी अर्थात कहानियाँ होंगी तो गद्य कहेंगे। अब बात करते हैं हम कि पैराग्राफ के समूह को अभ्यास कहते हैं। द ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स इज नोन एज लेसन। अभ्यासों के समूह को हम बुक्स कहते हैं, ठीक है, और बुकों के समूह को हम लाइब्रेरी अर्थात पुस्तकालय कहते हैं। चलिए हम विस्तार रूप से जानते हैं लेटर अर्थात अक्षर क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को कुल 26 अक्षरों में बांटा गया है। लेटर्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला आता है वॉवेल जिसे हम स्वर कहते हैं, दूसरा आता है कंसोनेंट जिसे हम व्यंजन कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल की संख्या टोटल 5 होती है, जबकि इंग्लिश कंसोनेंट अर्थात व्यंजन की कुल संख्या 21 होती है। अर्थात टोटल कुल मिलाकर इंग्लिश ग्रामर में 26 वर्णमाला हैं जिसके आधार पर इंग्लिश की रचना हुई या इंग्लिश व्याकरण की रचना हुई। अब वॉवेल देखिए किसे कहेंगे। AEIOU को हम वॉवेल कहते हैं अर्थात स्वर कहते हैं, तथा AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स बच रहे हैं उन सभी को हम कंसोनेंट कहते हैं। जैसे BCDFGHJKLMNPQRSTVWXYZ, अर्थात सिंपल से हम कह सकते हैं कि वॉवेल AEIOU को छोड़ के जितने भी लेटर्स बच रहे हैं उन सभी को हम कंसोनेंट कहते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जैसा कि हमने कहा था कि अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ठीक उसी प्रकार शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। अर्थात शब्दों के वे समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करें वाक्य कहलाते हैं, या शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो एक स्पष्ट अर्थ देते हों। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट सेंस दे अर्थात स्पष्ट अर्थ दे उसे हम वाक्य कहते हैं। उन चीज़ों को हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। देखिए, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई एम प्ले फुटबॉल। देखिए, आई एम प्ले फुटबॉल का कुछ अर्थ है जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो इसे हम एक वाक्य कहेंगे। अर्थात शब्दों का वह समूह है जिसका एक कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, स्पष्ट अर्थ निकल रहा है। अब वही बात करें हम फुटबॉल आई प्ले एम। देखिए,
जो हम अभी शब्दों के ये ऐसे समूह पढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात यह एक वाक्य नहीं है। तुम लोग एक पत्र लिख रहे थे, यू वेयर राइटिंग अ लेटर। तो देखिए, यू वेयर राइटिंग अ लेटर का एक अस्पष्ट अर्थ है कि तुम लोग एक पत्र लिख रहे थे या तुम लोग पत्र लिख रहे थे, इसे हम वाक्य कहेंगे। लेकिन वही बात करें हम वेयर राइटिंग यू अ लेटर, देखिए इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, अर्थात इस वाक्य को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखिए सेंटेंस से संबंधित कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे राम प्लेज फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, अर्थात यह एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है, अर्थात इसे हम सेंटेंस कहेंगे। हाउ प्रिटी सी इज, वह कैसे सुंदर है। देखिए हाउ प्रिटी सी इज, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थात इसे हम वाक्य कहेंगे। राधा रीड्स बुक, राधा किताबें पढ़ती है। देखिए राधा रीड्स बुक, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि राधा किताबें पढ़ती है, अर्थात इसे हम वाक्य कहेंगे। दे आर वर्किंग, वे लोग काम करते हैं या कर रहे हैं। तो देखिए दे आर वर्किंग, इसका एक स्पष्ट अर्थ निकल रहा है, अर्थात इसे हम वाक्य कहेंगे या सेंटेंस कहेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भाग। तो देखिए सेंटेंस को निम्न दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं। दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो वाक्य में जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे हम सब्जेक्ट या वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन लाफ्स, देखिए यहाँ पे मोहन के बारे में हम बात करें, अर्थात मोहन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। लाफ्स प्रेडिकेट, अर्थात सब्जेक्ट के बारे में कहे हुए बात को प्रेडिकेट कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात वाक्य के भाग। तो वाक्य को जैसा कि हमने कहा कि दो भागों में बांटा है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तथा उसके बारे में सब्जेक्ट के बारे में कहे हुए कथन को या कहे गए वाक्य को हम प्रेडिकेट करते हैं। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है या किताब पढ़ता है, तो उसके बारे में कहा है कि राम क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेंगे, दे आर प्ले फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए दे अर्थात वे लोग, दे के बारे में बात करें अर्थात दे यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। आर प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलते हैं, वे लोग क्या खेलते हैं, फुटबॉल, तो उनके बारे में कहा जा रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। देखिए हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, अर्थात सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए सब्जेक्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड। अब बात करते हैं क्वालिफायर किसे कहते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने कहा माई ब्रदर्स रीड, तो देखिए यहाँ पे माई जो वर्ड है वह क्वालिफायर है। ब्रदर को हम हेड वर्ड कहते हैं या मेन वर्ड कहते हैं, और रीड्स हमारा यहाँ पे प्रेडिकेट है। देखिए जैसे कि हमने कहा कि क्वालिफायर और मेन वर्ड या हेड वर्ड क्या है। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के पहले प्रयोग किए गए शब्द को क्वालिफायर कहते हैं, तथा उसके बारे में जो कहा जाए, जैसे जिसके बारे में मुख्यतः कहा जाए, उसे हम मेन वर्ड या हेड वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। अ ब्लाइंड मैन वॉक्स, अर्थात एक अंधा व्यक्ति चल रहा है। देखिए ये जो वर्ड है यहाँ पे वह डिटरमाइनर है, ब्लाइंड क्वालिफायर है, और मैन मुख्यतः किसके बारे में बात करें हम, मैन के बारे में, तो इस वजह से हम उसे हेड वर्ड या मेन वर्ड कहते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, चल रहा है, तो उसे हम प्रेडिकेट कहेंगे। अगला है हमारा द ओल्ड लेडी क्राइड। देखिए यहाँ पे ओल्ड एक प्रकार का एडजेक्टिव है, उसके पहले द का प्रयोग हुआ है, अर्थात द यहाँ पे डिटरमाइनर है, ओल्ड क्वालिफायर कहलाएगा, और किसके बारे में बात हो रही है, तो महिला, अर्थात लेडीज होगा यहाँ पे हेड वर्ब होगा, और क्या कर रही है, तो चिल्ला रही है, तो चिल्लाना क्या हो जाएगा उसका प्रेडिकेट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम दीज प्रिटी बेबीज प्ले। देखिए यहाँ पे प्रिटी एडजेक्टिव है और उससे पहले प्रयोग हुआ है दीज, अर्थात दीज यह जो शब्द है वह डिटरमाइनर होगा, प्रिटी एडजेक्टिव अर्थात क्वालिफायर होगा,
बेबीज़ किसके बारे में बात हो रहा है? बेबीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में। तो यह हेड वर्ब होगा और वो क्या कर रहा है? तो खेल रहा है, तो प्लेज़ होगा वह प्रेडिकेट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, द ब्यूटीफुल गर्ल डांस्ड। देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव होगा और उसके पहले प्रयोग हुआ द, अर्थात यहाँ पे द जो होगा वह डिटरमाइनर होगा, ब्यूटीफुल क्वालिफायर होगा, गर्ल लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम हेड वर्ब या मेन वर्ड कहते हैं। और क्या कर रही है? तो डांस कर रही है, अर्थात डांस जो होगा वह प्रेडिकेट होगा। देखिए अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट, जैसा कि हमने कहा कि सब्जेक्ट के बारे में कहे हुए कथन को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं। तो प्रेडिकेट को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कम्प्लीमेंट। तो वर्ब किसे कहते हैं? नाउन तथा प्रोनाउन द्वारा या सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य को हम वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट, जैसे कि अगर किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो पहले वाले शब्द को हम सब्जेक्ट कहते हैं तथा उसके बारे में दूसरा अगर कोई नाउन या प्रोनाउन उस वाक्य में प्रयोग हुआ है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए जैसा कि हमने कहा कि जिसके बारे में बात की जाए उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, अर्थात नाउन या प्रोनाउन को या किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के हम सब्जेक्ट कहते हैं और उसके द्वारा किए गए कार्य को वर्ब कहते हैं। और यदि किसी वाक्य में 2 सब्जेक्ट का प्रयोग हो रहा है, अर्थात 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, तो पहले वाले को सब्जेक्ट तथा दूसरे वाले को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसमें नाउन नाउन भी हो सकता है, नाउन प्रोनाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसा कि एग्जाम्पल में हम देख लेंगे। देखिए कम्प्लीमेंट को हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड, वह काम करने के कारण स्वयं गिर गया, अधिक कार्य करने की थकान के कारण वह गिर गया। तो देखिए ही के बारे में बात की जा रही है, अर्थात ही यहाँ पे सब्जेक्ट है। फेल्ट गिरा, अर्थात गिरना उसका कार्य है तो वह वर्ब हो गया। हिमसेल्फ स्वयं, अर्थात यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। और अगला है टायर्ड, वह किसके कारण गिरा? तो थकान के कारण। तो टायर्ड जो वर्ड होगा वह यहाँ पे कम्प्लीमेंट होगा। देखिए अब हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट को समझते हैं। तो सब्जेक्ट वे वाक्य जिसमें नाउन तथा प्रोनाउन का प्रयोग हुआ हो या किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो नाउन तथा प्रोनाउन के बारे में जो बातें की जाए, जो कथन कहा जाए उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट की। देखिए सब्जेक्ट को जैसा कि हमने कहा था कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्वालिफायर या क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड या हेड वर्ड। तो देखिए क्वालिफायर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, जबकि मेन वर्ड या हेड वर्ड के कोई टाइप्स नहीं होता है, कोई पार्ट नहीं होता है। तो बात करते हैं हम क्वालिफायर किसे कहते हैं। देखिए यदि किसी वाक्य में हेड वर्ब, अर्थात जिसके बारे में बात की जा रही है उसकी विशेषता बताई हो, अर्थात हेड वर्ब के पहले प्रयोग किए गए शब्द को हम क्वालिफायर कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम। देखिए लेडी के बारे में बात कर रहे हैं, अर्थात लेडी के पहले लेडी जो होगा वो हेड वर्ब या मेन वर्ड होगा, ठीक है। लेकिन लेडी के पहले हमने यहाँ पे ओल्ड का प्रयोग किया है, अर्थात ओल्ड यहाँ पे जो होगा क्वालिफायर होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। बर्ड, देखिए यहाँ पे हेड वर्ब या मेन वर्ड जो होता है वो बर्ड है और उसके पहले प्रयोग हुआ है ब्लैक, अर्थात चिड़िया तो है वह कैसी है? काली है, अर्थात एडजेक्टिव। क्वालिफायर या एडजेक्टिव को ही हम क्वालिफायर कह सकते हैं। अब बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर। तो क्वालिफायर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है डिटरमाइनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो देखिए डिटरमाइनर किसे कहते हैं? क्वालिफायर अर्थात हेड वर्ब से पहले अगर किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है तथा उससे पहले किसी शब्द का प्रयोग हुआ है उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं। पहले एग्जांपल है द ओल्ड लेडी इज इन द रूम, ठीक है, इज वाइज। देखिए द ओल्ड लेडी इन द रूम इज वाइज। द, देखिए द का प्रयोग सबसे पहले हुआ अर्थात हम उसे डिटरमाइनर कहेंगे। ओल्ड हेड वर्ड यहाँ पे लेडी है तो लेडी के पहले ओल्ड का प्रयोग हुआ है, अर्थात ओल्ड यहाँ पे क्वालिफायर कहलाएगा जिसे हम एडजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। अगला है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात ओल्ड लेडी जो है वह कहाँ पे उपस्थित है? विशेषता बताइए लेकिन कहाँ पे है?
तो इन द रूम जो होगा वह एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और प्रेडिकेट उसके बारे में कहा जा रहा है ओल्ड लेडी के बारे में, तो कैसी है, वाइज, तो वह बूढ़ी औरत जो रूम में है वह बुद्धिमान है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। अ ब्लैक बर्ड सिटिंग इन ट्री फ्ली अवे, अर्थात वो एक काली चिड़िया जो पेड़ पर बैठी है वह उड़ गई या उड़ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है, अर्थात ए यहाँ पे डिटरमाइनर है। मेन वर्ड यहाँ पे बर्ड है, चिड़िया के बारे में बात हो रहा है। उससे पहले हमने ब्लैक का प्रयोग किया है, अर्थात बर्ड के बारे में कुछ कहा जा रहा है और उसका प्रयोग हम नाउन या प्रोनाउन के पहले कर रहे हैं, अर्थात ब्लैक जो होगा यहाँ पे क्वालिफायर होगा। एडजेक्टिव फ्रेज, जो ब्लैक चिड़िया वह कहाँ पे बैठी है, तो ट्री पे, तो सिटिंग इन जो होगा ट्री वह एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट की, तो सब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ कथन कहा जाए, अर्थात फ्लू अवे यहाँ पे प्रेडिकेट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। माई यंगर ब्रदर्स इन मुंबई आर एन एक्टर, अर्थात मेरे बड़े भाई देखिए, माई यंगर ब्रदर्स इन मुंबई आर एन एक्टर, अर्थात मेरे जो छोटे भाई हैं जो मुंबई में है वह क्या है, एक एक्टर है। अर्थात देखिए ब्रदर मुख्य क्रिया है, अर्थात यह इसे हम मेन वर्ड कहेंगे, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ब्रदर कैसे हैं, तो छोटे भाई, तो यंगर जो होगा वह क्वालिफायर होगा जो कि ब्रदर के पहले प्रयोग किया गया है। अब किसके छोटे भाई, तो जो यहाँ पे माई वर्ड प्रयोग किया है उसे हम डिटरमाइनर कहेंगे। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो जो बड़े भाई है वो कहाँ है, मुंबई में है, और क्या है, तो आर एन एक्टर, अर्थात एक एक्टर है, तो जो आर एन एक्टर होगा वह प्रेडिकेट होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हिज न्यू फ्रेंड इन द रूम इज़ वाइज, अर्थात उसकी जो नई मित्र है जो कमरे में है वह क्या है, बुद्धिमान है। देखिए हिज यहाँ पे डिटरमाइनर होगा, उसके बाद से एक एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ अर्थात न्यू, तो न्यू यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, क्वालिफायर होगा। यहाँ पे फ्रेंड के बारे में बात की जा रही है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा, फ्रेंड यहाँ पे हेड वर्ब होगा। इन द रूम, अर्थात कमरे में है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज होगा, और उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो इज़ वाइज, अर्थात यहाँ पे इज़ वाइज का प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात इज़ वाइज जो होगा वो प्रेडिकेट होगा। देखिए अभी हमने ग्रामर पढ़ा। ग्रामर क्या है, ग्रामर की खोज किसने की, तथा हमने पढ़ा कि ग्रामर का निर्माण कैसे हुआ, किन किन चीज़ों से मिलकर हुआ। तो देखिए हमने उसमें लेटर पढ़ा, फिर लेटर से हमने वर्ड पढ़ा, फिर वर्ड के बाद से हमने सेंटेंस पढ़ा, फिर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस के प्रकार। देखिए सेंटेंस के मुख्यतः 5 प्रकार होता है। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा होता है इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम आज्ञासूचक वाक्य कहते हैं। तथा चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। और पांचवा होता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे हम इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं। देखिए बात करते हैं हम साधारण वाक्य किसे कहते हैं। तो वे वाक्य जो एक स्टेटमेंट दे, एक कथन प्रकट करें, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस वे वाक्य जिनमें आज्ञा सुझाव सलाह दिया जाए उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस, जैसे हमें सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम्हें झगड़ा नहीं करना चाहिए, आदि शब्दों को हम इम्परेटिव सेंटेंस या आज्ञा सूचक वाक्य कहेंगे। बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, अर्थात वे वाक्य जिनमें अचानक से खुशी या अचानक से दुख का बोध हो उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओह वह मर गया, वाव हम जीत गए, अर्थात देखिए इसमें ओह और वाव, इसमें और भी शब्द आते हैं जैसे हुर्रे हो गया, हुर्रे हम जीत गए, इन शब्दों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगला है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस अर्थात इच्छाबोधक वाक्य। तो वे वाक्य जिनमें मन की इच्छा या भाव प्रकट हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करें। जस्ट गो टू हेल्प, तुम जहन्नुम में जाओ या नर्क में जाओ, अर्थात मन से जो इच्छाएं प्रकट हो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस या इच्छाबोधक वाक्य कहते हैं।
टाइप ऑफ सेंटेंस को डीपली से हम अगले वीडियो में देखेंगे।